हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है अव्यय। आज ये व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रही हूँ। वीडियो में जो भी प्रेजेंट हैं लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें ताकि मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दूँ। सभी लोग, ये वीडियो सभी के लिए लाभकारी है, चाहे वो क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, कॉलेज में हैं, हिंदी से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अव्यय। अव्यय आप देख रहे होंगे कि ये शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। एक तो है अ और दूसरा शब्द इसका जुड़ा हुआ है व्यय। मतलब व्यय के आगे उपसर्ग लगा हुआ है अ उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है व्यय के आगे। व्यय का अर्थ आप लोग सभी समझते होंगे। व्यय का अर्थ होता है खर्चा, और अ उपसर्ग आगे लग जाने से इसका मतलब हो गया जो खर्च नहीं होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उन्होंने बताया कि ये वो शब्द हैं जो खर्च नहीं होते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है, ये वो शब्द हैं। इन्हें किसी भी वाक्य में आप यूज़ कर लो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये शब्द बदलता नहीं है। चाहे इसे लिंग के अनुसार देख लो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी प्रयोग कर ले इस शब्द को, ये बदलेगा नहीं। वचन में अकेला इंसान इस शब्द को बोले या ग्रुप में बहुवचन में बोला जाए तब भी ये शब्द नहीं बदलते हैं। पुरुष में भी नहीं बदलते हैं ये, और काल में भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वर्तमान काल का वाक्य हो, चाहे भूतकाल या भविष्यकाल। तो ये लिंग, वचन, काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं। उन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये अव्यय शब्द कौन से होते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट ली गई है अव्यय शब्दों की। जब, तब, अभी, उधर, यहाँ, इधर, कब, क्या, वाह, आ, ठीक, अरे, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य इत्यादि। ये बहुत सारे शब्द हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं जो अव्यय शब्द हैं। हालांकि आप अगर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये शब्द पढ़ करके समझ में आ रहा होगा कि ये शब्द किस तरह के शब्द हैं जो अव्यय शब्द होते हैं। फिर भी आगे जब हम इनके भेद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भेद के अनुसार ये कौन से शब्द होते हैं। चलिए, अव्यय के भेद। अब अव्यय के 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और लास्ट अव्यय है निपात। ठीक है, तो ये 5 इसके भेद हैं, क्रिया विशेषण से लेकर निपात तक। अब इसमें से जो पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण अव्यय, ये ऑलरेडी मेरी एक वीडियो इस पर मौजूद है, क्रिया विशेषण के भेद उदाहरण सहित व्याख्या। आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्रिया विशेषण पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरी एक अलग से क्लास मैंने इसकी ली है क्रिया विशेषण अव्यय की। लेकिन हालांकि ये क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है, इसलिए क्रिया विशेषण को अलग भी पढ़ाया जाता है क्योंकि वो एक अलग चैप्टर भी है, और क्रिया विशेषण अव्यय का भी भेद है, इसलिए ये अव्यय के चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। अगर आपको बहुत डिटेल से जानना है तो आप क्रिया विशेषण वाली वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। क्रिया विशेषण अव्यय के फिर वही 4 भेद होते हैं जो क्रिया विशेषण वाली वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं आपको, चारों भेद। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। और उस वीडियो में मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी दे रखा कि आप इन भेदों के नाम कैसे याद करेंगे। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लें। क्रिया विशेषण के भेद उदाहरण सहित व्याख्या वाला वीडियो आप सर्च कर लें। आपको प्लेलिस्ट में व्याकरण के सारे वीडियोस हैं। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप जाइए और व्याकरण वाली प्लेलिस्ट खोल लीजिए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्रिया विशेषण के भेद वहाँ बताए हुए हैं, और कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, इनके नाम कैसे आप याद कर सकते हैं वो ट्रिक भी वहाँ पर मैंने दी है। आगे चलते हैं। हालांकि इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ।
कालवाचक क्रिया विशेषण जो पहला भेद है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम सुबह दोपहर, उदाहरण है रमेश परसों चला जाएगा, तो यहाँ पर जो परसों शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय का पता चल रहा है इससे। अजय कल जयपुर जाएगा, तो यहाँ पर कल शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भेद जो है क्रिया विशेषण का वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है कि काम कैसे हो रहा है, तो उस शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार तेज चलती है, तुम तेज दौड़ती हो, साइकिल धीरे चलती है। कार है ये, कार कैसे चल रही है? तेज। तुम कैसे दौड़ रही हो? तेज। साइकिल कैसे चल रही है? धीरे धीरे। तो ये शब्द हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि काम कैसे हो रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, मतलब जो भी भेद है क्रिया विशेषण का, उस कालवाचक है तो समय का पता चलेगा, रीतिवाचक है तो काम करने के ढंग का पता चलेगा, स्थानवाचक है तो जगह का पता चलेगा, और इसी तरह से जो चौथा भेद है परिमाणवाचक, उससे काम कितना हुआ है ये पता चलेगा। तो जिनसे स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये शब्द है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ। उदाहरण है इसके, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, तो दोनों ही वाक्यों में कहाँ कहाँ ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल माप या परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बहुत थोड़ा जरा सा कम आते, तुम थोड़ा कम बोला करो, ये कम है शब्द। मुझे कम टॉफी मिली है, तो यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में कम कम आया है। ये दोनों शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो मोटी तौर पर आपने यहाँ समझ लिया, और इसको अगर पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियो पे जाइए जहाँ पर क्रिया विशेषण के भेद उदाहरण सहित व्याख्या मैंने समझा रखी है। अगला जो अव्यय का भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय। किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा होगा आपको। नाम क्या है इसका? संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध क्या है। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि वाक्य में संज्ञा नहीं है तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे के साथ, पास, आगे, सामने, बाहर, कारण, तुल्य। जैसे इसके उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। राम के बिना सीता नहीं जाएगी, घर के सामने पेड़ है, पुस्तक मेज के पास रखी है, वह मेरे साथ चलेगा, वह तुम्हारे लिए उपहार लाया है। यहाँ पर आप देखिए राम के बिना, काके की, अगर आपने कारक चिन्ह पढ़ रखे हो तो संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं? काके की, रारेरी। तो वही शब्द यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। यहाँ पे देखिए के आया है, अगले में के सामने आया है, के पास, मेरे, तुम्हारे, रारेरी और काके की। ये संबंध कारक के चिन्ह हैं, विभक्तियां हैं। यही संबंध बोधक अव्यय की पहचान भी होती है। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय शब्द का अर्थ है समूचा, इकट्ठा करना, जोड़ना। तो जो भी शब्द दो अलग अलग शब्दों को जोड़ेगा या फिर वाक्य के दो अलग हिस्सों को जोड़ेगा, उस शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। कैसे? देखिए, माता और पिता सो रहे हैं, आम या केला खाओ। अब इस वाक्य में बताइए आपकी माता और पिता सो रहे, कौन सा शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है या वाक्य के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ रहा है? यहाँ पर है और शब्द और इसमें है या शब्द। आम केला, इसको या ने जोड़ा है, माता पिता इसको और ने जोड़ा है। ठीक है, तो और या जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसके दो भेद होते हैं। पहला भेद है इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक, पहला भेद है इसमें ये शब्द होते हैं और, तथा, एवं, जो, अथवा, या, तथा, पुनः, ये।
इन्हें संयोजक कहते हैं। संयोजक मतलब दोनों शब्दों को जोड़ना। राम और श्याम मित्र हैं। इस वाक्य में देखिए क्या शब्द आया है, और से राम और श्याम को जोड़ दिया गया है। वह आया और उसने सब कुछ बताया। इसमें क्या शब्द आया है, और। तो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये और, तथा, एवं, अथवा, यथा, ये शब्द जो है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। समानाधिकरण मतलब समान अधिकार, दोनों शब्दों का अधिकार समान है तो ये वाले शब्द लगेंगे। एक वाक्य में दो शब्द हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं और उन दोनों शब्दों का उस वाक्य के अंदर जो अस्तित्व है, जो उनका अधिकार है, वो प्रभाव है, वो बिल्कुल बराबर है, तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा भाग है इसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है कि वाक्य के दो हिस्से होते हैं और एक हिस्से पर दूसरा हिस्सा निर्भर करता है। एक हिस्से का प्रभाव ज्यादा होता है, दूसरे का प्रभाव कम होता है। एक के कारण दूसरा काम हो रहा है या फिर एक पर दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है, उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ऐसे वाक्य अगर जिसमें एक हिस्से के कारण दूसरा हिस्सा हो रहा है या फिर एक हिस्से का प्रभाव दूसरे हिस्से में पड़ रहा है, अगर ऐसा वाक्य हमें मिले तो उसमें जो जोड़ने वाला शब्द होगा ना, उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। नीचे दे रखिए लिस्ट इसकी, देखिए। किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, क्योंकि, वरना आदि, ये विभाजक, विभाजन करना, मतलब वो संयोजक कहते थे उनको। समानाधिकरण में हमने संयोजक शब्द पढ़ा था। संयोजक मतलब इकट्ठा करने वाला, जोड़ने वाला और साथ लेकर चलने वाला, और विभाजक मतलब विभाजन करने वाला, तोड़ने वाला। तो ये सारे शब्द जो हैं वो विभाजक शब्द हैं। एक उदाहरण देखिए, माँ ने कहा कि तुम अपना काम करो। यहाँ पर इस वाक्य में दो हिस्से हैं वाक्य के, एक है माँ ने कहा और दूसरा है तुम अपना काम करो। जोड़ा किसने है इन दोनों हिस्सों को? की ने। की ने इन दोनों हिस्सों को जोड़ा है, तो ये है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगला वाक्य देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? मेहनत करने पर। तो यहाँ पर कौन से शब्द हैं जो वाक्य के दोनों हिस्सों को जोड़ रहे हैं? यहाँ पर दो शब्द ऐसे आए हैं, पहला है यदि और दूसरा है तो। तो यदि और तो ये दोनों शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगला वाक्य देखिए, मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया। यहाँ पर मैंने उसे बुलाया एक वाक्य का हिस्सा है और वह नहीं आया ये वाक्य का दूसरा हिस्सा है। जोड़ा किसने है इसे? लेकिन शब्द ने। लेकिन शब्द इसने जोड़ रहा है, इसलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लेकिन, की और यदि और तो ये विभाजक है, मतलब वाक्य के दोनों हिस्सों को अलग अलग करने के लिए बीच में विभाजक की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इनको व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा प्रकार है अव्यय का विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? विस्मय से आप समझ गए होंगे, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। कौन से शब्द होते हैं वो? छी, अरे, वाह, हाय, आहा, धिक आदि। अब आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पर हर शब्द के पीछे एक स्पेशल विराम चिन्ह लगा हुआ है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। तो आपको अगर किसी वाक्य में अव्यय छांटने के लिए दिया गया है कि बताइए इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, और आपने ये वाला निशान देख लिया, किसी भी शब्द के नीचे आपने ये निशान लगा हुआ देख लिया किसी शब्द के नीचे, तो आप समझ जाइए कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और वो शब्द कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है छी, अरे, वाह, हाय, आहा, धिक, और भी होते हैं बहुत सारे। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके लिए ले रखे हैं। अब विस्मयादि बोधक में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो वो शब्द एक ही के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे भेद हैं। हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, तिरस्कार बोधक, अनुमानो बोधक, संबोधन बोधक, स्वीकार बोधक।
तो ये बहुत सारे इसके प्रकार हैं जिनके अंदर वो सारे शब्द आते हैं अलग अलग करके। पहला है अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो विस्मयादि बोधक अव्यय है? अरे शब्द है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला है ओह बड़ा जुल्म हुआ। यहाँ पर है ओ, अगले में है छी, शाबाश, हाय, वाह। इन सब के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। आगे है निपात। निपात भी अलग से एक टॉपिक है, अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निपात शब्द कौन से होते हैं, छांट कर बताइए। आपको वाक्य दे रखा होगा, उसमें से आपको निपात छांटना होगा। निपात शब्द एक विशेष प्रकार का शब्द होता है। इस शब्द में अगर हम इस शब्द को वाक्य में इसका क्रम बदल दें तो ये वाक्य का अर्थ ही बदल देता है। देखिए, जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। शायद आप यहाँ डेफिनेशन से समझ पाए या नहीं, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बताती हूँ कि अव्यय शब्द, निपात अव्यय वो शब्द होते हैं जिनकी अगर हम वाक्य में पोजीशन को हटा दें ना, दूसरी जगह रख दें उनको, एक वाक्य में शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को हमने वहां से उठा के दो शब्दों के बाद लगा दिया तो उस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। उन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, ही, भी, तो, तक, मुख्य तौर से यही शब्द हैं इसमें, ही, भी, तो, तक। और भी शब्द होते हैं लेकिन 99% जो शब्द हमसे पूछे जाते हैं वो ही, भी, तो, तक ये शब्द हैं। कैसे ये बदलते हैं? देखिए, किसी भी वाक्य में अपनी स्थिति बदलने पर वाक्य का अर्थ कैसे बदलते हैं। देखिए, पहला वाक्य आपको दे रखा है, वह भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर निपात शब्द कौन सा है? भी। मैं आपको भी हिंदी पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे कौन सा है निपात शब्द? भी। अब इसकी जगह पर चाहे आप चाहें तो ही भी कर सकते हैं, मैं आपको ही हिंदी पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, हम इसकी पोजीशन बदलते हैं। ये जो पहला वाक्य था, वह भी जा रहा है, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया? वह जा, और यहाँ डाल दिया भी। वह जा भी रहा है, यहाँ हमने भी कर दिया, वह जा भी रहा है। तो अब इसका अर्थ क्या बनेगा? पहले था वह भी जा रहा है, मतलब वह भी जा रहा है, उसमें 2-4 लोग और भी हैं जो जा रहे हैं। ठीक है, यही मतलब था ना। अब हमने भी का स्थान चेंज कर दिया, तो अब क्या इसका अर्थ निकल के आ रहा है? वह जा भी रहा है, मतलब वो न सिर्फ उठ गया है बल्कि जा भी रहा है ना, कुछ और भी कर रहा है और जाने का काम भी कर रहा है वो। तो यहाँ पर भी का स्थान परिवर्तन कर देने से वाक्य का अर्थ बदल गया। दूसरा देखिए, मैं आपको भी हिंदी पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ और भी कई बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अब मैं भी का स्थान परिवर्तन कर देती हूँ, यहाँ से हटा करके इसको मैं आपको हिंदी भी यहाँ लगा देती हूँ। भी, मैं आपको हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। अब इसका अर्थ बताइए क्या हुआ? अब इसका अर्थ ये हुआ ना कि हिंदी के साथ साथ मैं दूसरे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में निपात शब्दों का स्थान अगर बदल दिया जाए तो वो वाक्य का अर्थ ही बदल देते हैं। देखिए, ही मैंने लिखा था, ही से इसका एक उदाहरण बना के देखते हैं। मैं आपको ही हिंदी पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ आपको ही पढ़ा रही हूँ और किसी को नहीं पढ़ाती हूँ। अगला, अब ही का स्थान फिर परिवर्तन कर दीजिए, मैं आपको हिंदी ही पढ़ा रही हूँ, यानी मैं आपको सिर्फ हिंदी पढ़ा रही हूँ, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ही का स्थान परिवर्तन करने से एक बार अर्थ निकल के आया कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ और दूसरी बार अर्थ निकल के आया कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ा रही हूँ। इस तरह से निपात वो शब्द हो गए जो वाक्य में अगर इनका स्थान बदल दिया जाए तो ये वाक्य का अर्थ ही बदल देते हैं। हालांकि अपने आप में देखने में ये शब्द बहुत छोटे से हैं कि शायद इनका कोई अस्तित्व ना हो, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये इतना भारी अस्तित्व रखते हैं कि वाक्य में अगर इनकी जगह बदल दी जाए तो ये उस वाक्य का अर्थ बदलने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसे शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। तो ये थे अव्यय शब्द जो आपने पढ़े, और अव्यय शब्द की परिभाषा में मैं वापस आई हूँ। और अव्यय शब्द की परिभाषा में हमने पढ़ा था
कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन और काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे नहीं बदलते भाई लिंग वचन और काल के अनुसार, तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि ये कैसे बदलते नहीं हैं। जैसे एक अव्यय शब्द है ऊपर, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको ऊपर के साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऊपर बैठी हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान बता रही हूँ ना, मैं ऊपर बैठी हूँ, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब आप अगर बॉय हैं पुल्लिंग, तो फिर आप बोल कर देखिए, मैं ऊपर बैठा हूँ, तो क्या ऊपर बदला? ना तो आपके लिए बदला, ना मेरे लिए बदला, ना स्त्रीलिंग में बदला, ना पुल्लिंग में बदला, ठीक है। अब इसी तरह से ये वचन में भी नहीं बदलता। मैं अकेली हूँ, मैं अगर इस वाक्य को ऐसे कहूँ कि मैं अकेली ऊपर बैठी हूँ, तो अगर एक ग्रुप बैठा हुआ ऊपर, तो वो क्या कहेगा, हम सब ऊपर बैठे हैं। ऊपर शब्द ना एक के लिए बदला, एक वचन के लिए बदला, ना ही बहुवचन के लिए बदला, ठीक है। काल के अनुसार, मैं आज ऊपर बैठकर पढ़ाऊंगी, आज यानी वर्तमान काल, मैंने कल ऊपर बैठकर पढ़ाया था, मैं परसों ऊपर बैठकर पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से जो ऊपर शब्द है वो किसी भी काल में परिवर्तित नहीं हुआ। तो इस तरह के ये शब्द होते हैं जो कभी भी लिंग वचन काल किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते, इसीलिए इन शब्दों का नाम रखा गया है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द, अव्यय का मतलब है अ प्लस व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा, आय व्यय, व्यय का मतलब खर्च, और अ उसके आगे लग गया मतलब नहीं, जो शब्द खर्च नहीं हो रहे, यानी जो शब्द परिवर्तित नहीं हो रहे। होपफुली आपको अव्यय का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबाना बनता है, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दो दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अवेयर रहें कि हिंदी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.